नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो साथियों, तैयार हो जाइए। आज की जो क्लास है वो बहुत ही धुआंधार होने वाली है, बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है और ऐसी ऐसी जानकारी आपको मिलने वाली है, आज से पहले कभी भी आपने किसी क्लास में इस तरह की जानकारी प्राप्त नहीं की होगी। आज की क्लास जो है वो आदिकाल से संबंधित है। उसमें आदिकाल का सामान्य परिचय और उसकी विशेषताएं, उसकी प्रवृत्तियां, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के बारे में क्या कहा है, डॉक्टर नगेंद्र ने आदिकाल के बारे में क्या कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं, बच्चन सिंह जी क्या कहते हैं, ये सारी बातें और एक साथ लेकर उपस्थित हुआ हूँ और कुछ ऐसे सारांश लेकर उपस्थित हुआ हूँ कि आप हैरान रह जाएंगे सारी बातें सुनकर। बड़ा ही आसान सी भाषा में मैं समझाने वाला हूँ, बड़े ही चार्ट के माध्यम से, बड़ी ही ट्रिक के माध्यम से आप सभी को मैं क्या आदिकाल आज समझाने वाला हूँ। आदिकाल से तात्पर्य ये मत ले लेना कि आज 1 घंटे 2 घंटे के अंदर मैं क्या है कि सारा आदिकाल, नहीं। आदिकाल से तात्पर्य जो चीज़ आप समझे नहीं हो। आदिकाल के अंतर्गत जो रचनाएं आती हैं, जो कवि आते हैं, उनकी रचनाएं आती हैं, वो तो आप पढ़ते हो, लेकिन आदिकाल के अंदर ऐसी अवधारणात्मक, ठीक है ना, ऐसी विश्लेषणात्मक, ऐसी आलोचनात्मक, ठीक है ना, बातें जो आप तक नहीं पहुंचती है। बार बार हिंदी साहित्य का इतिहास कभी नगेंद्र पढ़ते हो, कभी शुक्ल पढ़ते हो, कभी बच्चन पढ़ते हो, कभी हजारी प्रसाद द्विवेदी पढ़ते हो और फिर जब परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है तो फिर इधर उधर देखने लग जाते हो। तो आज की क्लास के बाद आदिकाल से संबंधित इधर उधर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आदिकाल की हम बात करते हैं, चलते हैं शुरू से बात करते हैं। तो शुरू से ही बात करेंगे तो शुरू से ही बात करेंगे। आदिकाल की हम बात करें तो जैसे आदिकाल को क्या है कि अलग अलग साहित्यकारों ने अलग अलग तरीके से माना है। अब आदिकाल की क्या है कि मैं आपको एक बात बता दूं, बाकी जो काल है वो किसी तरह से पढ़ लेना, समझ में आ जाएंगे, क्योंकि उनमें क्या है, मुख्य बात क्या है वो इसलिए समझ में आ जाएंगे क्योंकि उनमें विरोधाभास नहीं है। जैसे आदिकाल को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है सब तो व्याघातों का युग, मतलब ये सबसे विरोधाभासी जो युग है वो आदिकाल है। इस आदिकाल के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कह रहे हैं उनको खुद ही ध्यान नहीं चलता। वो शुरुआत में कुछ और कहते हैं, आगे चल के कुछ और कह देते हैं, थोड़ा सा आगे चल के कुछ और कह देते हैं। भाषा की बात करते हैं तो भाषा में शुरुआत में वो कुछ और कह रहे होते हैं, थोड़ा दूर चल के कुछ और कह देते हैं। यही स्थिति हजारी प्रसाद द्विवेदी के, यही बच्चन सिंह जी की है, ठीक है ना। तो ये समस्या होती है, लेकिन मैं आज आपको इस तरीके से समझाने आया हूँ कि ये कहीं ना कहीं वो जो बात है वो क्लियर हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? तो जो आदिकाल है उसकी समस्या क्या है? एक तो ये समस्या है कि आदिकाल का प्रारंभ कहाँ से हो। तो इससे संबंधित जो काल विभाजन है उसको देखकर तथ्यात्मक जानकारी के माध्यम से हम जान सकते हैं कि किसने काल विभाजन क्या बताया है, ठीक है ना, ये बिंदु। दूसरा बिंदु ये है कि इस समय क्या था कि जो आदिकाल का प्रारंभ है वो कहाँ से माना जाए। एक बात तो हमारे पास ये आती है कि आदिकाल का जो प्रारंभ है, आप कॉपी पेन ले लेना, लिख लेना चाहे साथ में, और सुन लेना नहीं तो पहले, और बाद में लिख लेना चाहिए दोबारा देखकर, ठीक है ना। बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली है। तो एक समस्या तो यह है कि आदिकाल का प्रारंभ जो है वो कहाँ से माना जाए। अब इसमें विद्वानों में मतभेद है। अब मान लो कहीं ना कहीं प्रारंभ की बात आ गई, फिर आता है कि किस भाषा से माना जाए आदिकाल का प्रारंभ, अपभ्रंश से माना जाए या अपभ्रंश से न माना जाए, ठीक है ना। इसमें भी विद्वानों में मतभेद है, कुछ अपभ्रंश मानने वाले हैं और कुछ अपभ्रंश से नहीं मानने वाले हैं। अब अपभ्रंश में भी अगर मान लेते हैं कि अपभ्रंश से ही है तो भी वहाँ समस्या क्या आ जाती है? वहाँ समस्या ये आ जाती है कि अपभ्रंश को भी अलग अलग नामों से, अलग अलग साहित्यकारों ने अलग अलग नामों से संबोधित किया है या अलग अलग नामकरण किया है। इसके साथ साथ ये भी आ जाती है समस्या कि अपभ्रंश जो है, भाषा है, वो कहाँ से शुरू होती है, उसकी विशेषताएं जो है साहित्य में कहाँ से आ जाती है। ये सारी बातें जो है कहीं ना कहीं समस्या क्रिएट करती है। तो इसमें जब हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल को पढ़ते हैं तो कुछ बातें जो है हमारी क्लियर हो जाएंगी। कुछ बच्चन सिंह को मैं आज करवाऊंगा तो उससे क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना, और कुछ नगेंद्र को मैं करवाऊंगा तो उससे क्लियर हो जाएगी। तो आदिकाल की बात करें
तो आदिकाल में ही क्या है कि जैसे अपभ्रंश है, अपभ्रंश से माना गया, अपभ्रंश से जो साहित्य लिखा गया वो आदिकाल के अंतर्गत माना गया है। इससे संबंधित जो बच्चन सिंह हैं वो कहते हैं 3 प्रकार की बात कहते हैं। बच्चन सिंह जी क्या कहते हैं? बच्चन सिंह जी ये कहते हैं कि बच्चन सिंह के अनुसार अपभ्रंश को हिंदी साहित्य से जोड़ने के संबंध में 3 मत हैं। ठीक है ना। बच्चन सिंह के अनुसार अपभ्रंश को हिंदी साहित्य से जोड़ने के संबंध में 3 मत है। अपभ्रंश पुरानी हिंदी है, ठीक है ना, अपभ्रंश पुरानी हिंदी है, अपभ्रंश पुरानी हिंदी नहीं है, व्याकरणिक दृष्टि से भिन्न है। अब ये 3 मत बनते हैं। पहला मत ये है कि अपभ्रंश पुरानी हिंदी है, इसके समर्थक है राहुल, गुलेरी और शुक्ल। राहुल सांकृत्यायन, चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये कहते हैं कि अपभ्रंश जो है पुरानी हिंदी है। ठीक है ना। अपभ्रंश जो पुरानी हिंदी है, इसलिए अपभ्रंश की रचनाओं को साहित्य में शामिल किया जाना चाहिए, हिंदी साहित्य में जो है उन्हें शामिल किया जाना चाहिए। अब आता है अपभ्रंश पुरानी हिंदी नहीं है। अब इसके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, वो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी तो नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं उनकी रचनाओं को साहित्य में शामिल कर लेते हैं, और जो व्याकरणिक दृष्टि से भिन्न है। अब रामविलास शर्मा क्या कहते हैं कि अपभ्रंश जो है व्याकरणिक दृष्टि से भिन्न है, इसलिए उसके साहित्य को हिंदी साहित्य में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। ये बातें यहाँ 3 बातें आ जाती है। इन 3 बातों को मैं अच्छे से आपको बता दूं। ये नोट्स तैयार किए हैं मैंने, 2 दिन 3 दिन लगकर मैंने आप सभी के लिए शानदार से नोट्स तैयार किए हैं। अब बच्चन सिंह के अनुसार अपभ्रंश पुरानी हिंदी है, इसका साहित्य हिंदी साहित्य का अनिवार्य अंग है। अपभ्रंश पुरानी हिंदी है, इसका साहित्य हिंदी साहित्य का अनिवार्य अंग है, और राहुल जी और गुलेरी जी और शुक्ल जी इसके समर्थक है। यह पहला मत है अपभ्रंश से संबंधित बच्चन सिंह के हिंदी साहित्य के इतिहास के अनुसार। फिर क्या कहते हैं? अपभ्रंश हिंदी नहीं है, फिर भी प्रवर्ती अपभ्रंश पूर्ववर्ती परिनिष्ठित अपभ्रंश का विकास है, यानी हिंदी के निकट है, इसलिए प्रवर्ती अपभ्रंश साहित्य को हिंदी के आदिकालीन साहित्य में सम्मिलित करना चाहिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी। कहने का मतलब यह है कि फिर भी प्रवर्ती अपभ्रंश, ठीक है ना, पूर्ववर्ती परिनिष्ठित अपभ्रंश का विकास है, कि प्रवर्ती जो बाद की है वो पूर्ववर्ती जो परिनिष्ठित अपभ्रंश है उसका ही विकास है, और वो हिंदी के निकट है, इसलिए उसके साहित्य को हिंदी में सम्मिलित किया जाना चाहिए। तीसरा मत जो है वो रामविलास शर्मा का है, वो कहते हैं कि व्याकरणिक दृष्टि जो अपभ्रंश जो है भिन्न है, अतः इसका जो है साहित्य जो है वो हिंदी साहित्य में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। अब मैं एक बात और बता दूं। अब चलते हैं शुक्ल जी पर। अब शुक्ल जी क्या करते हैं कि शुक्ल जी ने आदिकाल को 4 प्रकरणों में बांटा है। कितनों में बांटा है? 4 प्रकरणों में। पहला जो प्रकरण है वो आदिकाल से संबंधित पहला प्रकरण है, वो है सामान्य परिचय। आदिकाल का जो पहला प्रकरण है उसका नाम है सामान्य परिचय। उसमें वो क्या करते हैं? केवल और केवल, मैं वो निकाल देता हूं, आप देखते रहना साथ साथ में, ठीक है ना। आदिकाल का जो पहला प्रकरण है, प्रकरण 1, इसमें क्या है? अपभ्रंश का सामान्य परिचय दिया गया है। क्या दिया गया है? अपभ्रंश का। एक बार आप समझ लीजिए, फिर मैं यहां से समझा दूंगा आपको, ठीक है। चार्ट बना हुआ है एकदम ओके है, ठीक है ना, कोके वर्ग, ठीक है। तो अपभ्रंश का जो प्रकरण 1 है उसमें अपभ्रंश का सामान्य परिचय दिया। अपभ्रंश मतलब हिंदी साहित्य का आरंभ कहाँ से मानना चाहिए, अपभ्रंश को किस किस ने क्या कहा है, अपभ्रंश को किस किस ने क्या कहा है। तो स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो अपभ्रंश को प्राकृताभास भी कहते हैं, ठीक है ना, और पुरानी हिंदी को भी पुरानी हिंदी भी कहते हैं, मतलब अपभ्रंश को पुरानी हिंदी भी कहते हैं, अपभ्रंश को प्राकृताभास भी कहते हैं और पुरानी हिंदी भी कहते हैं। यहां मैं अन्य के मत भी बता दूं कि जो आचार्य शुक्ल खुद कहते हैं कि विद्यापति ने जो अपभ्रंश है उसको क्या कहा है? देसी बैना, देशी बैना, ठीक है ना, देसी बैना मीठी, ऐसा उनका पद्य भी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में। देसी बैना अर्थात देसी भाषा का है अपभ्रंश को, ठीक है ना। अब बात करते हैं भरतमुनि की। भरतमुनि ने उसको देश भाषा कहा है, भरतमुनि ने उसको देश भाषा कहा है। चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी ने उसको पुरानी हिंदी कहा है। चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी ने उसको पुरानी हिंदी कहा है। तो ये अपभ्रंश से संबंधित मत है। अब क्या है कि मैं बात कर रहा था अपभ्रंश की, ये जो सामान्य परिचय के अंतर्गत आता है कि कौन सी रचना अपभ्रंश की है कौन सी नहीं है, ऐसे थोड़ा बहुत वो परिचय देते हैं। फिर आता है प्रकरण 2। प्रकरण 2 में वो क्या करते हैं कि प्रकरण 2 में अपभ्रंश साहित्य को लेकर आते हैं।
प्रकरण 2 में अपभ्रंश साहित्य को लेकर आते हैं, प्रकरण 3 में देश भाषा काव्य को लेकर आते हैं, प्रकरण 4 के अंदर फुटकल रचनाओं को लेकर आते हैं आदिकाल की। अब मैं खाका बताता हूँ। प्रकरण 2 जो है उसमें अपभ्रंश काव्य है। अपभ्रंश काव्य में वो 3 प्रकार की रचनाएं लेके आते हैं, 3 प्रकार की, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य। क्या क्या? सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य लेकर आते हैं। और देश भाषा काव्य है, उसके अंदर वो रासो काव्य को लेकर आते हैं। अब जो सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य है, इसको अपभ्रंश काव्य में लाते तो है, लेकिन वो कहते हैं कि ये धर्म से संबंधित जो है साहित्य है, ठीक है ना, इसलिए इसको साहित्य की श्रेणी में, धर्म से संबंधित रचनाएं हैं, इसलिए इनको साहित्य की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, इसलिए इनको साहित्य की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। फिर जैन का वो कहते हैं कि सामान्य साहित्य की रचनाओं का हम वर्णन करते हैं, सामान्य साहित्य की। अब वो सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य को साहित्य अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत तो सम्मिलित करते हैं कि अपभ्रंश काव्य है, लेकिन उसके पीछे वो 2 कारण बताते हैं। 2 कारण क्या बताते हैं कि मैंने सिद्धों का और नाथों का जो साहित्य है वो क्या धर्म से संबंधित साहित्य है, सांप्रदायिक साहित्य है, वो उससे हिंदी साहित्य में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। यहां उसका वर्णन जो किया गया है वो 2 बातों को लेकर किया गया है, एक भाषा को लेकर और दूसरा संस्कारों को लेकर, ठीक है ना, विचारधारा, संस्कारों को, प्रवृत्ति या संस्कारों को लेकर किया गया है। पहला भाषा को लेकर क्यों है? क्योंकि वो कहते हैं कि जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग सिद्धों और नाथों ने किया था, उसी प्रकार की भाषा का आगे चलकर प्रयोग संत काव्य में किया गया था। और संस्कार की बात वो क्यों करते हैं कि जो प्रवृत्ति है, जिस प्रवृत्ति का, जिन संस्कारों का, मतलब जिन शब्दों का प्रयोग, जैसे जिन प्रवृत्तियों का प्रयोग, कहने का मतलब जिन जो विशेषताएं नाथ और सिद्ध साहित्य की थी, वही विशेषताएं आगे चलकर किसने अपनाई थी? संत साहित्य ने। जैसे जो सुरती नृत्य शब्द है, ठीक है ना, कुंडलिनी चक्र है, ये सारे शब्द आगे चलकर पहले सिद्ध और नाथों के थे, आगे चलकर उन्होंने अपनाए। उन्होंने भी जो धार्मिक ग्रंथ है उनका जो है उन्होंने विरोध किया था, वेद शास्त्र आदि का, कर्मकांडों का, पूजा का, मूर्ति पूजा का, इनका उन्होंने विरोध किया था, संतों ने भी इनका विरोध किया। तो उसी चीज को, उसके विकास को दिखाने के लिए इनका किया गया, बाकी इनका साहित्य से कोई संबंध नहीं है, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। और जैन साहित्य के अंदर, सिद्ध साहित्य के अंदर वो सिर्फ 6 लोगों का वर्णन करते हैं। 6 लोग कौन कौन से हैं? पहले आता है सरपा, फिर आता है लुईपा। सरपा का वर्णन करते हैं, फिर वो लुईपा का वर्णन करते हैं, ठीक है ना, फिर वो कर्णपा का वर्णन करते हैं, फिर वो विरूपा का वर्णन करते हैं, ठीक है ना, और फिर कुकुरीपा का वर्णन करते हैं, फिर तांतिपा का वर्णन करते हैं। इन 6 सिद्धों का वो अपने हिंदी साहित्य के अंतर्गत प्रमुख रूप से वर्णन करते हैं। और वैसे वो 84 सिद्धों को मानते ही हैं कि सिद्धों की संख्या 84 थी और उसमें 3 महिलाएं थी, उसमें 3 महिलाएं थी, लक्ष्मीकारा, कनखलापा और एक नाम और है, दिमाग से निकल रहा है, लक्ष्मीकारा, कनखलापा और एक नाम और है। तो 84 सिद्धों में से 3 जो है महिलाएं थी, ऐसा वो मानते हैं। और बाकी चीज़ें जो है ना, जैसे मैं यहाँ विकास बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी इनके बारे में विस्तार से जो है आगे सिद्ध साहित्य में, नाथ साहित्य में, उनके अंदर हम पढ़ लेंगे विस्तार से। यहाँ मैं उस परंपरा को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या था। नाथों में भी ये स्थिति रही कि नाथों के बारे में भी उन्होंने, नाथों की वाणियों के बारे में, उससे संबंधित उन्होंने बात यहाँ कही है। और अंत में इन दोनों को वो धर्म साहित्य के अंतर्गत मान लेते हैं और साहित्य की श्रेणी में इनको नहीं मानते। लेकिन यहाँ जब वो ऐसा कहते हैं कि ये जो रचनाएं हैं सांप्रदायिक है, इनके बारे में वो क्या कहते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में मैं बता दूंगा आपको कि वो कहते हैं स्पष्ट शब्दों में, आदिकाल की ये रचनाएं विविध धर्म के विषय में लिखी गई है, इसलिए इन्हें साहित्यिक रचनाएं नहीं कहा जा सकता। ये रचनाएं विविध धर्म के विषय में लिखी गई है, इसलिए इन्हें साहित्यिक रचनाएं नहीं कहा सकता, ठीक है ना। तो इसी बात के लिए आचार्य प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं कि यदि इस काल की रचनाओं को, ठीक है ना, धार्मिक साहित्य मानकर साहित्य की श्रेणी में नहीं रखा गया तो हमें भक्ति काल की संपूर्ण संपदा से हाथ धोना पड़ेगा। और इसी बात के विरोध में डॉक्टर नगेंद्र भी लिखते हैं। डॉक्टर नगेंद्र क्या लिखते हैं कि अगर हम सिद्ध और नाथों के साहित्य को हिंदी साहित्य में सम्मिलित नहीं करेंगे तो आगे का जो साहित्य है वो जड़ से कटा हुआ तने के समान हो जाएगा, जड़ से कटे हुए तने के समान हो जाएगा, ऐसा डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं। ये धर्म से संबंधित है। फिर आगे जो जैन काव्य आता है उसको वो साहित्य की श्रेणी में रखते हैं, उसको वो साहित्य की श्रेणी में रखते हैं। उसके अंदर उनके आ जाते हैं, हेमचंद्र आ जाता है, ठीक है ना, जैन काव्य हेमचंद्र आ जाता है, और सोमप्रभ सूर्य आ जाते हैं। हेमचंद्र का जो
हेमचंद्र शब्द अनुशासन रचना भी आ जाती है, और कुमारपाल चरित भी आ जाता है हेमचंद्र का। उसके बाद सोमप्रभ सूरी का कुमारपाल प्रतिबोध आ जाता है, और उसके बाद हमीर सारंगधर का हमीर रासो भी इसी के अंतर्गत आ जाता है, अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत। ये अलग है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है ना, क्योंकि ये रासो काव्य अपने रासो काव्य के रूप में पढ़ते हैं इसको, लेकिन उन्होंने अपभ्रंश काव्य में जैन साहित्य के अंतर्गत इनको रखा है, ठीक है ना, अपभ्रंश साहित्य के अंतर्गत रखा है। फिर हम बात करते हैं शारंगधर। शारंगधर का अमीर रासो आ जाता है, और फिर जो ये क्या बोलते हैं मेरुतुंग, मेरुतुंग का प्रबंध चिंतामणि आ जाता है, मेरुतुंग का प्रबंध चिंतामणि आ जाता है। तो ये रचनाएं जो उसके अंतर्गत ली गई है, ठीक है ना। उसके अलावा विद्याधर विद्याधर की रचनाएं आ जाती हैं, ठीक है ना, प्राकृत पेंगलम जो विद्याधर का है वो आ जाता है। ये सारी रचनाएं उसको इसका उन्होंने वर्णन किया है, किसमें, जैन साहित्य में, अपभ्रंश काव्य में। अपभ्रंश काव्य में उन्होंने किसको रखा है, वैसे तो सिद्धों को भी रखा है, लेकिन उनको साहित्य की श्रेणी में नहीं मानते, सिद्धों और नाथों को। और ये जो है जैन हेमचंद्र, सोमप्रभ सूरी, मेरुतुंग, विद्याधर और शारंगधर, इनको वो क्या लेते हैं, इनको वो अपभ्रंश काव्य में और साहित्य में शामिल करते हैं। अब वो बात करते हैं प्रकरण 3 में। प्रकरण 3 में देश भाषा काव्य। अब देश भाषा काव्य, इसी को उन्होंने प्रकरण 3 को ही उन्होंने वीर गाथा काल नाम दिया है। प्रकरण 3 को ही उन्होंने वीर गाथा काल नाम दिया है। इसके अंदर वो रासों का वर्णन करते हैं। रासों किन किन रचनाओं का वर्णन करते हैं, सबसे पहले वो खुमान रासों का वर्णन करते हैं, फिर वो वर्णन करते हैं बिसल देव रासों का, फिर वो वर्णन करते हैं पृथ्वीराज रासों का, फिर वो करते हैं जय चंद्र प्रकाश का, फिर वो करते हैं जय मेघ जस चंद्रिका का, फिर वो करते हैं प्रमाण रासों का, और फिर वो करते हैं रणमल छंद का। इन 7 रचनाओं का उन्होंने वर्णन किया है। किन किन का किया है बिसल देव रासों में? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो काव्य में या देश भाषा काव्य में किस किस का वर्णन किया है? सबसे पहले वो खुमान रासों का वर्णन करते हैं, दलपति विजय कृत खुमान रासो। उसके बाद वो वर्णन करते हैं, क्या नाम उसका, नरपति नालकर बिसल देवरासो, नरपति नालय का बिसल देवरासो। उसके बाद वो करते हैं चंद बरदाई का पृथ्वीराज रासो। उसके बाद वो भट्ट केदार का जय चंद्र प्रकाश। उसके बाद मधुकर कवि का जय मेंक जस चंद्रिका। और उसके बाद वो करते हैं परमाल रासो, जगनिक का परमाल रासो। उसके बाद वो करते हैं विद्याधर का श्रीधर का रणमल छंद का वो वर्णन करते हैं। और अंत में जो प्रकरण 4 है उसके अंदर फुटकल रचनाएं रखते हैं। फुटकल रचनाओं के अंतर्गत वो क्या कहते हैं, फुटकल रचनाओं में खुसरो को लेते हैं, और खुसरो के साथ साथ वो लेते हैं विद्यापति को, ठीक है ना। और खुसरो के बारे में वो कहते हैं कि खुसरो की जो बोली है वो लगभग कहीं न कहीं कबीर से मिलती थी, लेकिन खुसरो का जो उद्देश्य था वो सामाजिक था, और कबीर का जो उद्देश्य था वो धर्मोपदेशक था। ऐसा वो कौन कह जाते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। और फिर विद्यापति की बात करते हैं तो विद्यापति के बारे में वो कहते हैं कि विद्यापति के जो पद लिखे गए थे, विद्यापति के जो पद लिखे गए थे मैथिली में, इसलिए हमने उसको मैथिली कोकिल कहा था। अपभ्रंश में भी उनकी रचनाएं मिलती है, अपभ्रंश में रचनाएं मिलती है। और इसके साथ साथ वो कहते हैं कि उनकी जो रचनाएं मिलती हैं उसके आधार पर उन्होंने राधा और कृष्ण के श्रृंगार के पद लिखे थे, तो लोगों ने उनको कृष्ण भक्त मान लिया था। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि विद्यापति कृष्ण भक्त नहीं थे, वे शैव थे, शिव के भक्त थे। अगर वो शिव के भक्त थे तो वो राधा कृष्ण की भक्ति के पद क्यों लिखेंगे? उनका उद्देश्य केवल श्रृंगार से संबंधित था। इससे संबंधित वो एक कथन भी कहते हैं कि आजकल आध्यात्मिक रंग के चश्मे बहुत सस्ते हो गए, आजकल आध्यात्मिक रंग के चश्मे बहुत सस्ते हो गए, जिन्हें चढ़ाकर हर कोई आध्यात्म की बातें करता है। ऐसा वो विद्यापति की रचनाओं के बारे में और उनकी रचनाओं को कृष्ण काव्य से संबंधित मानने के लिए कह रहे हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वो क्या थे? शैव थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार विद्यापति, ये जो इनकी है, इनकी एक ये आप देख सकते हैं, मैंने ये यहाँ बनाया है थोड़ा सा कि आदिकाल जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 4 प्रकरणों में बांटा है। प्रकरण 1, प्रकरण 2, प्रकरण 3 और प्रकरण 4। प्रकरण 1 की बात करें तो अपभ्रंश का सामान्य परिचय आता है। प्रकरण 2 की बात करें तो अपभ्रंश काव्य आता है। प्रकरण 3 की बात करें तो देश भाषा काव्य आता है। प्रकरण 4 की बात करें तो फुटकल रचनाएं आती है। अपभ्रंश काव्य की बात करें तो इसके अंदर सिद्ध साहित्य आता है, नाथ साहित्य आता है और जैन साहित्य आता है। सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य। सिद्ध साहित्य की बात करें तो उन्होंने सरपा, लुईपा, विरूपा, कणपा, कुकुरीपा और कांतिपा, सरपा, लुईपा, विरूपा, कणपा, कुकुरीपा और कांतिपा, इन प्रमुख सिद्धों का वर्णन किया है। नाथों की बात करें तो 9 नाथों का वर्णन उन्होंने किया है। कितने नाथों का वर्णन किया है? 9 नाथों का उन्होंने वर्णन किया है, ठीक है ना। जैनों की बात करें तो इधर जो तीसरा जैन आता है इसको उन्होंने क्या माना है? इसको धार्मिक काव्य माना है। सिद्धों और नाथों को क्या मान लिया उन्होंने? धार्मिक काव्य मान लिया है।
और इनको साहित्य में शामिल नहीं किया जा सकता, ऐसा वो कहते हैं। लेकिन इसको अपभ्रंश काव्य को इसको साहित्य में शामिल किया जा सकता है। इसमें कौन है? हेमचंद्र, सोमप्रभ सूरी, हेमचंद्र की प्रबंध क्या सिद्ध हेम शब्दानुशासन, ठीक है ना, और सोमप्रभ सूरी की हेमचंद्र की सिद्ध हेम शब्दानुशासन और कुमारपाल चरित, सोमप्रभ सूरी की कुमारपाल प्रतिपोध। अब हेमचंद्र की क्या आती है, क्या बताया मैंने? कुमारपाल चरित, तो चय से चरित, और सोमप्रभ का प्रतिबोध, कुमारपाल प्रतिबोध, याद रख लेना। मेरुतुंग का प्रबंध चिंतामणि, विद्याधर का वो है प्राकृत पेंगलम, शारंगधर का हबीर रासो। प्रकरण 3 में देश भाषा काव्य, इसके अंदर रासो काव्य लिया, खुमान रासो, बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जयमेघ जसचंद्रिका, परमाल रासो और रणमल छंद, ये। और फुटकल रचनाओं में विद्यापति और अमीर खुसरो को इन्होंने लिया है। अब बात करते हैं, ये बात थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आदिकाल को लेकर। अब एक बार फिर संक्षिप्त में मैं सारांश के रूप में आपको बता दूं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो थे, उन्होंने हिंदी साहित्य का आरंभ जो है वो, ठीक है ना, हिंदी साहित्य का आरंभ जो है वो अपभ्रंश काव्य से ही माना है। अपभ्रंश काव्य से आरंभ मानते हुए उन्होंने क्या किया है कि सिद्धों और नाथों की रचनाओं को धार्मिक रचनाएं मानते हुए, ठीक है ना, आदिकाल को प्रमुख रूप से उन्होंने 2 भागों में बांटा है, अपभ्रंश काव्य और देश भाषा काव्य। अपभ्रंश काव्य और देश भाषा काव्य, ठीक है ना। अपभ्रंश काव्य और जो देश भाषा काव्य है, देश भाषा काव्य से ही वो इसका नाम वीर गाथा काल रखते हैं, ठीक है ना। जो अपभ्रंश काव्य है उसके अंदर 3 प्रकार की रचनाएं ली है, एक तो है सिद्धों की और एक नाथों की। लेकिन सिद्धों और नाथों की धार्मिक रचनाएं मानते हुए, ठीक है ना, सांप्रदायिक रचनाएं मानते हुए उन्हें साहित्य से अलग रखा है, उन्हें साहित्य से अलग रखा है। उनका जो वर्णन किया है उन्होंने सिर्फ 2 कारणों से किया है, 2 बातों को लेकर किया है। वो 2 बातें मैं आपको विस्तार से बता देता हूं। वो 2 बातें कौन सी है? वो 2 बातें ये है कि पहली बात है वो स्पष्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आप अच्छे से सुन लेना। उनका वर्णन, वो कहते हैं कि इन जोगियों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि सिद्धों और योगियों, ठीक है, सुन लेना अच्छे से, चाहो तो लिख लेना चाहे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि सिद्धों और योगियों का इतना वर्णन करके इस बात की ओर ध्यान दिलाना हम आवश्यक समझते हैं। कहते हैं कि सिद्धों और योगियों का इतना वर्णन करके इस बात की ओर ध्यान दिलाना हम आवश्यक समझते हैं कि उनकी रचनाएं तांत्रिक विधान, योग साधना, आत्मनिग्रह, श्वास निरोध, भीतरी चक्रों और नाड़ियों की स्थिति, अंतर्मुख साधना के महत्व इत्यादि की सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, ठीक है ना। जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से उनका कोई संबंध नहीं है, ठीक है ना। वे क्या है? सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। सिद्धों और नाथों की रचनाएं, सिद्धों और योगियों की रचनाएं जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से उनका कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती है। अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती है। अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती है। उसको उसी रूप में ग्रहण करना चाहिए जिस रूप में ज्योतिष, आयुर्वेद आदि ग्रंथ, उसको उसी रूप में ग्रहण करने चाहिए जिस रूप में हम ज्योतिष और आयुर्वेद ग्रंथ ग्रहण करते हैं। उनका वर्णन यहाँ केवल 2 बातों के विचार से किया गया है। उनका वर्णन यहाँ केवल 2 बातों के विचार से किया। किनका? सिद्धों और योगियों का। पहली बात है भाषा। पहली बात क्या है? भाषा। कैसे? सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है, यह तो स्पष्ट है। अब वो क्या कह रहे हैं कि सिद्धों की भाषा को क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश, देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा, सिद्धों की रचनाओं की भाषा क्या बता रहे हैं? देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश, देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी, ठीक है। सिद्ध कण्हपा की रचनाओं को यदि हम ध्यानपूर्वक देखते हैं, फिर वो आगे कहते हैं कि सिद्ध कण्हपा की रचनाओं को यदि हम ध्यानपूर्वक देखें तो एक बात साफ झलकती है, वह यह है कि उनकी उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी
पुरानी टकसाली हिंदी काव्य भाषा है। कण है पाकी उपदेश की भाषा, कण है पाकी उपदेश की भाषा, कण है पाकी उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी जिसे काव्य भाषा कहते हैं। पर गीत की भाषा पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली है, पर गीत की भाषा पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली है। यही भेद हम आगे चलकर कबीर की साखी और रमेनी की भाषा में पाते हैं। मतलब इससे जोड़ने के लिए इसका वर्णन किया गया है। साखी की भाषा तो राजस्थानी मिश्रित सामान्य सदुकड़ी भाषा है। साखी की भाषा क्या है? ये क्वेश्चंस यहां से उठाए जाते हैं, मतलब यहां से उठा लिया क्वेश्चंस। किसके बारे में पूछा कि साखी की भाषा कैसी है, कबीर की साखी की भाषा जो है वो कैसी है। आप कबीर में पढ़ रहे हो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो कबीर लिखा हुआ है आप वहां पढ़ रहे हो, संत काव्य में कबीर को पढ़ोगे, वहां ये बात, ये जो लाइनें वहां नहीं मिलेगी, ये लाइनें वहां दूसरी लाइनें मिलेगी। वहां कबीर की साखी की भाषा है जो सीधी सदुकड़ी कहा गया है, ठीक है ना, लेकिन यहां कुछ और कहा गया है, तो ये लाइन वहां नहीं मिलेगी तो आप परेशान होगे, ढूंढोगे आपको कि कबीर में तो आचार्य शुक्ल के इतिहास में तो है ही नहीं, ठीक है ना, मैंने पूरा देख लिया, जबकि ये कहीं और आ रहा है। तो ऐसा होता है, तो ध्यान रखें क्या है, साखी की भाषा तो खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित सामान्य सदुकड़ी भाषा है, पर रमेनी के पदों की भाषा में काव्य की ब्रज भाषा और कहीं के पूर्वी बोली भी है। ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। और रमेनी की पदों की भाषा क्या है? काव्य की ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली भी है। काव्य की ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली भी है। काव्य की ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली भी है। किसकी? रमेनी की, रमेनी की, रमेनी की, रमेनी की, याद रख लेना भैया। दूसरी बात है सांप्रदायिक प्रवृत्ति। मैंने कहा था ना, प्रवृत्ति और उसके संस्कार की परंपरा। सांप्रदायिक प्रवृत्ति और उसके संस्कार की परंपरा। वज्रयानी सिद्धों ने ब्रह्म पूजा, जाति पाति, तीर्थाटन इत्यादि के प्रति उपेक्षा बुद्धि का प्रचार किया था। वज्रयानी सिद्धों ने ब्रह्म पूजा, जाति पाति, तीर्थाटन इत्यादि के प्रति उपेक्षा बुद्धि का प्रचार किया। रहस्यदर्शी बनकर शास्त्रज्ञ विद्वानों का तिरस्कार करने और मनमाने रूपकों के द्वारा अटपटी बानी में पहेलियां बुझाने का रास्ता दिखाया। घट के भीतर चक्कर, नाड़ियां, शून्य देश आदि मानकर साधना करने की बात फैलाई और नाद बिंदु, सुरती, नृत्य ऐसे शब्दों की उद्धरणी करना सिखाया। यही परंपरा अपने ढंग पर नाथपंथियों ने भी जारी रखी। आगे चलकर भक्ति काल में निर्गुण संप्रदाय, ठीक है ना, किस प्रकार आगे चलकर भक्ति काल में निर्गुण संप्रदाय किस प्रकार वेदांत के ज्ञानवाद, सूफियों के प्रेमवाद, वेदांत के ज्ञानवाद, सूफियों के प्रेमवाद, वैष्णवों के अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद को मिलाकर सिद्धों और योगियों द्वारा बनाए हुए रास्ते पर चल पड़ा। ये दो बातें बताने के लिए उन्होंने क्या किया था? सिद्धों और नाथों का वर्णन किया था। आगे वो कहते हैं अतः ये ही दो बातें दिखाने के लिए इस इतिहास में सिद्धों और योगियों का विवरण दिया गया है। उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सरणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि सिद्धों और नाथों की जो रचनाएं हैं वो सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। उनकी रचनाओं की परंपराओं को हम काव्य या साहित्य की कोई धारा नहीं कह सकते। उन रचनाओं की परंपरा को हम काव्य या साहित्य की कोई धारा नहीं कह सकते। अतः धर्म संबंधी रचनाओं की चर्चा छोड़ अब हम सामान्य साहित्य की जो कुछ सामग्री मिलती है उसका उल्लेख उनके संग्रहकर्ताओं और रचयिताओं के क्रम से करते हैं। इसमें वो किसको करते हैं? सामान्य साहित्य। सामान्य साहित्य की बात करते हैं तो सामान्य साहित्य में वो किसकी बात करते हैं? हेमचंद्र की बात करते हैं, हेमचंद्र की बात करते हैं, सोमप्रभ सूरी की बात करते हैं, जैनाचार्य मेरुतुंग की बात करते हैं, विद्याधर की बात करते हैं, शारंगधर की बात करते हैं। इन 5 लोगों की बात करते हैं। अब मैं एक चीज और बता दूं चलते चलते, ठीक है ना। अभी तो मैं इसको और पढ़ूंगा, 1 सेकंड मुझे दो।
एक बात और बता दूं कि अपने को यह भी ध्यान रखना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य में किन किन का वर्णन किया था। ये मैं अक्सर याद करवा रहा हूँ, चाहे भक्ति काल हो, चाहे रीतिकाल हो, चाहे ठीक है ना आदिकाल हो, ठीक है ना, सभी के अंदर मैंने याद करवाया है, ठीक है ना। और भी अब आगे, पहले मैंने शॉर्ट में याद करवाया था, अब मैं आपको विस्तार से याद करवाता चलूँगा, क्योंकि अपनी व्याख्यात्मक क्लासें, बड़ी बड़ी क्लासें अब शुरू हो गई हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले जो सिद्धों की बात करते हैं, तो सिद्धों में जो है आचार्य शुक्ल जो है किस किस को लेते हैं। आचार्य शुक्ल जो है सल्लू, कवि, कुत्ता, ठीक है, हंसना मत, सल्लू, कवि, कुत्ता, सल्लू, कवि, कुत्ता, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सिद्धों, जो सिद्धों का वर्णन किया प्रमुख रूप से, उनके नाम है, ठीक है ना। सल्लू, सै से सरपा, लू से लुईपा, ठीक है ना। क्या कह रहा था मैं, सल्लू क्या है, सिद्ध, ये शुक्ल के अनुसार है, ये ध्यान लगा लेना, शुक्ल के अनुसार है, क्या है, शल्लू, कवि, कुत्ता। अब इसका क्या रहेगा, सै से सरपा, लू से लुईपा, कै से कणपा, वी से विरूपा, कु से कुकुरिपा, ता से तांतिपा, इनका वर्णन किया है। अब हम बात करें जैनों की, ठीक है ना। शुक्ल के अनुसार, या अपने कह सकते हैं अपभ्रंश साहित्य भी कह सकते हैं, अपभ्रंश साहित्य में वो किसका वर्णन करते हैं, अन्य, इसके अलावा नौ नाथों का तो वर्णन किया, नौ नाथों का नाम दिए उन्होंने, ठीक है ना। उसके बाद वो किसका बात करते हैं, सबसे पहले हेम, सोम, हेम, सोम, मेरु, हेम, सोम, मेरु, विद्या, सारंग, हेम, सोम, मेरु, विद्या, सारंग, हेम, सोम, मेरु, विद्या, सारंग। तो हेम से हेमचंद्र, सोम से सोमप्रभ सूरी, मेरु से मेरु, तुंग, विद्या से विद्याधर, सारंग से सारंगधर। अब आता है रासो। रासो में उनका किस किस का वर्णन किया उन्होंने, रासो की बात करें तो रासो में उन्होंने किस किस का वर्णन किया वो भी हम देख लेते हैं। मैं केवल कवियों के नाम लिखूं, कवियों के नाम थोड़े छोटे हैं। तो सबसे पहले उन्होंने वर्णन किया है, रचनाओं के नाम लिख देता हूं, खुमान रासो, ठीक है ना, खुमान रासो। फिर उन्होंने किया है बिसलदेव रासो। फिर उन्होंने किया है पृथ्वीराज रासो। फिर जयचंद्र प्रकाश। फिर जय, मयंक, जस, चंद्रिका। फिर परमार रासो। फिर आता है रणमल छंद। रणमल छंद किसका है, श्रीधर का, याद रख लेना। इनकी संख्या भी लगा देता हूं मैं। संख्या की बात करें तो 1,
2, 3, 4, 5 और 6 सिद्धों का वर्णन किया प्रमुख रूप से। इसके अंदर 1, 2, 3, 4 और 5 का वर्णन किया है। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 का वर्णन किया है। छह और 7 का वर्णन किया है। ये आप देख सकते हो, ये है एक तरह से शॉर्ट ट्रिक, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अभी कुछ चीजें और थी जो मैं और बता दूं आपको। आदिकाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीजें। एक तो अपभ्रंश। अपभ्रंश को किसने क्या कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृताभास कहा है। यह शुक्ल का हिंदी साहित्यिक इतिहास से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपभ्रंश को शुक्ल ने प्राकृताभास कहा है, गुलेरी जी ने पुरानी हिंदी कहा है, विद्यापति ने देशील बयाना देशी भाषा कहा है, भोला शंकर व्यास ने अवहट कहा है। भोला शंकर व्यास ने क्या कहा है? अवहट कहा है। और भरत मुनि ने देश भाषा कहा है। चलते हैं आगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी को ही प्राकृताभास या अपभ्रंश कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी को ही प्राकृताभास या अपभ्रंश कहा है। अब कुछ चीजें और हैं भैया, ऐसे है कि विस्तृत बातें हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। अगर पढ़ना बोर लग रहा है तो वैसे अच्छे विद्यार्थी की ये एक खासियत होती है कि अच्छी चीज़ मन लगाकर पढ़ते हैं, क्योंकि जो कठिन होती है वो थोड़ी बोरियत महसूस करती है। पहली बार पढ़ रहे हो तो और ज़्यादा बोरियत, जब आसान लगती है तो हम ईजी वे में पढ़ जाते हैं। जिनको आगे बढ़ना है, जिनको आरएस लिखवाना है अपने नाम के आगे, ठीक है ना, जिनको अपने माँ बाप के, अपने बच्चों के, अपने खुद के, सबके सपने पूरे करने हैं, ठीक है ना, वो तो भैया सुनेंगे। और जिनको नहीं करने हैं वो जैसे मर्जी मत करना यार, प्यारे बच्चे हो हमारे। मैं तो यही कहूँगा कि पढ़ना कम से कम, ठीक है ना। बहुत अच्छी है, बहुत अधिक मेहनत की है, पता नहीं कितनी जोर लगा है मेरा, ठीक है। बच्चन सिंह क्या लिखते हैं कि चंद्रधर शर्मा, बच्चन सिंह के अनुसार चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने सन 1921 की नागरी प्रचारणी पत्रिका में पुरानी हिंदी शीर्षक से एक लेखमाला की शुरुआत की थी, ठीक है, समझ रहे हो। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने सन 1921 में, कब प्यारे बच्चों? सन 1921 में नागरी प्रचारणी पत्रिका में, किसमें? नागरी प्रचारणी पत्रिका में पुरानी हिंदी शीर्षक से एक लेखमाला की शुरुआत की। अब इन लेखों को पुस्तकाकार कर दिया गया है। इसमें उन्होंने लिखा है किसमें? पुरानी हिंदी लेखों की, जो पुरानी हिंदी मतलब लेखों की शुरुआत की थी नागरी प्रचारणी में, अब वो पुस्तक बन गई है। अब उस पुस्तक में क्या लिखा हुआ है वो बच्चन सिंह जी आपको बच्चन सिंह ने अपनी किताब में लिखा है, और मैंने उस किताब से इसमें लिख के आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं जबरदस्ती, ठीक है ना। तो विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक, विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्रधानता रही, और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणित हो गई। विक्रम की, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के अनुसार विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी, ये विक्रमी शताब्दी है, ये याद रख लेना, पुरानी हिंदी में परिणित हो गई। विभक्तियां घिस गई, खिर गई है, एक ही विभक्ति है वह और कई काम देने लगी है, एक कारक की विभक्ति से दूसरे का भी काम चलने लगा है। यह किसका है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। आगे चलकर वे पुनः कहते हैं, कौन कहते हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी कहते हैं। क्या कहते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी? कि पुरानी अपभ्रंश संस्कृत और प्राकृत से मिलती है और पिछली पुरानी हिंदी से। पुरानी अपभ्रंश जो है वो संस्कृत और प्राकृत से मिलती है, पुरानी अपभ्रंश जो है
वो संस्कृत और प्राकृत से मिलती है, लेकिन पिछली मतलब उसके बाद की जो अपभ्रंश है वो हिंदी से मिलती है। गुलेरी जी अपभ्रंश को दो भागों में बांट देते हैं, पुरानी अपभ्रंश, परवर्ती अपभ्रंश, मतलब बाद की अपभ्रंश, ठीक है ना। पुरानी अपभ्रंश और परवर्ती अपभ्रंश। बाद में चलकर इस परवर्ती अपभ्रंश को ही हिंदी साहित्य के इतिहास में सम्मिलित किया जाने लगा। अब शुक्ल जी क्या कहते हैं, आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। ये बात मैं बता चुका हूं आपको। आचार्य शुक्ल क्या लिखते हैं कि प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। क्या, देखो ये जो पीडीएफ बनाई है ये भी मिल जाएगी आपको। आपको एक छोटा सा काम करना है कि एक तो संकुल मार्गदर्शन के नाम से अपना ऐप बना हुआ है भैया, वो डाउनलोड कर लेना। तो वहाँ मैं फ्री नोट्स में ये पीडीएफ डाल दूंगा, वहाँ से पढ़ लेना, ठीक है ना। और दूसरा संकुल मार्गदर्शन के नाम से टेलीग्राम भी बना हुआ है। क्या बना हुआ है, टेलीग्राम भी बना हुआ है, उसे भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। और एक जो है मेरे नंबर जो है वो ये है, क्या है कि 63 771 24 802, ठीक है ना। 63 771 24 802 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और किसी प्रकार की समस्या से संबंधित मुझसे बात भी कर सकते हैं। साथ साथ में क्या इसी क्लास का ज़्यादा संसाधन है नहीं ना, इसी क्लास का वो क्या बोलते हैं थंबनेल बनाने के लिए क्या है मैसेज कर रहा हूँ ना, इसी क्लास का बन के आएगा ना फिर। देखते हैं आगे क्या चलता है। मतलब ये देख रहे हो आप, अभी मैं पढ़ा दूंगा आपको सारा, ठीक है ना। इसके अलावा और भी लिखा हुआ है, ये पीपीटी भी बना हुआ है। हालांकि पीपीटी में मैंने पहले से जो साहित्य तैयार किया गया है उसकी पीपीटी बनवाई है, बहुत अच्छे से तैयार किया गया है। वो भी अभी मैं पढ़ाऊंगा तो आपकी आंखें खुल जाएंगी कि वास्तव में सर ने बहुत अधिक मेहनत की है। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने 2 दिन लगाकर ये नोट्स तैयार किए आदिकाल के लिए, कि आदिकाल को आपको किसी तरह से समझा पाऊँ। और इस आदिकाल को इतना समझाऊंगा, इतना समझाऊंगा, इतना समझाऊंगा कि कहीं से भी क्वेश्चन आए तुम्हें ऐसा लगेगा कि बस याद ही है। ये तो सबसे आसान है, आदिकाल जैसा आसान कुछ नहीं है। और वैसे आदिकाल नहीं है, हर चीज़ जो कठिन लगती है उसको बड़ा आसानी से समझाने वाला हूँ। ये अभी तो ऐसे चल रहा है, फिर ट्रिक से चलेगा, फिर सारांश से चलेगा, और उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर में याद करवाऊंगा, एकदम रटाकर छोड़ूंगा। और जो ये हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे, बड़े बड़े कोर्स जो खरीद कर जो पढ़ते हैं ना वो यहाँ पढ़ने आएंगे। आचार्य शुक्ल क्या कहते हैं कि प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था। क्या है प्यारे बच्चों, कौन कह रहे हैं, आचार्य शुक्ल कह रहे हैं कि उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से प्रचलित काव्य भाषा का अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। कहने का मतलब यह अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा, अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य, अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य किसे समझा जाता था, दोहा या दूहा को, दोहा या दूहा को। आचार्य शुक्ल फिर लिखते हैं, ये कुछ बातें हैं जो महत्वपूर्ण है, मैं निकाल कर लाया हूँ आपके लिए, गोता लगाया है समुद्र में, वहाँ से निकाल के लाया हूँ मोती, जिसको लेने हैं वो ले ले भैया, फ्री में बंट रहे हैं। कवि विद्यापति ने 2 प्रकार की भाषा का व्यवहार किया है। यहाँ शुक्ल जी क्या लिख रहे हैं विद्यापति जी के बारे में, बहुत महत्वपूर्ण है कि पुरानी अपभ्रंश भाषा का बोलचाल की देशी भाषा का व्यवहार किया है। आचार्य शुक्ल के अनुसार कवि विद्यापति ने 2 प्रकार की भाषा का व्यवहार किया है, एक तो पुरानी अपभ्रंश भाषा का और दूसरा बोलचाल की देशी भाषा का। पुरानी अपभ्रंश भाषा का और बोलचाल की देशी भाषा का। विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देशी भाषा कहा है। यह मैं कह चुका हूं पहले। देसील बयाना सब जन मिठा, देसील बयाना सब जन मिठा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का वर्णन 4 प्रकरणों में किया है। प्रकरण 1 इसमें आदिकाल का सामान्य परिचय देते हुए अपभ्रंश भाषा के विकास की बात कही है। प्रकरण 2 इस प्रकरण में अपभ्रंश काव्य का वर्णन करते हुए इसमें सिद्धनाथ जैन लिए हैं। सिद्धों के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कि सिद्धों का आविर्भाव बौद्ध धर्म के विकृत रूप वज्रयान संप्रदाय से हुआ था। ठीक है ना, वज्रयान संप्रदाय से माना जाता है। हम भी यही मानते हैं कि सिद्ध जो थे वो बौद्ध धर्म के ही बौद्ध धर्म का ही विकृत रूप था। जो बौद्ध थे, बौद्ध 2 भागों में बंट गया था,
हीनयान और महायान, हीनयान और महायान और हीनयान भी कह सकते हो, या हीनयान और महायान। हीनयान का मतलब था छोटी सवारी और महायान का मतलब था बड़ी सवारी। छोटी सवारी बड़ी सवारी से क्या तात्पर्य है? हीनयान से तात्पर्य है कि जिसके अंदर जो उच्च वर्ग के लोग ही सम्मिलित हो सकते थे, कम लोग सम्मिलित हो सकते थे, इसलिए उसको छोटा यान कहा है। ठीक है ना, छोटी सवारी छोटा यान। हीनयान मतलब छोटा यान या छोटी सवारी। महायान मतलब बड़ा यान या बड़ी सवारी। उसके अंदर क्या है, सभी जाति वर्ग के लोगों को उसमें सम्मिलित किया गया था, वो था महायान। महायान ही आगे चलकर क्या हो गया, वज्रयान, और वज्रयान आगे चलकर क्या हो गया, मंत्रयान हो गया था। ठीक है ना, और इसी मंत्रयान से आगे चलकर क्या दो भागों में बट गए थे, सहजयान और महायान ही आगे चलकर मंत्रयान हो गया था। ठीक है ना, क्या बोल रहा था मैं एक बार फिर से बता दूं। ठीक है, दिमाग में चली जाती है आवाज़, कई बार आगे पीछे हो जाता है, खुद को नहीं ध्यान चलता क्या बोल रहा हूं। मैं क्या कह रहा था कि जो बौद्ध साहित्य है वो दो भागों में बटा, हीनयान और महायान। ठीक है ना, महायान ही बाद में आगे चलकर क्या हो गया, मंत्रयान हो गया। मंत्रयान दो भागों में बट गया, सहजयान और वज्रयान। जो सहजयानी थे वो तो क्या कहलाए, सिद्ध कहलाए। ठीक है, सहजयानी थे वो तो नाथ कहलाए, जो वज्रयानी थे वो कहलाए थे सिद्ध कहलाए थे। वज्रयानी जो थे वो सिद्ध कहलाए थे, और यही जो सिद्ध थे यही आगे चलकर नाथों में बदल गए थे। इन्हीं के अंदर मीनप्पा नाम से मत्स्येंद्र नाथ थे। 84 सिद्धों में ही मीनप्पा नाम से, जिनका नाम मत्स्येंद्र नाथ है, सिद्धों में उनको मीनप्पा कहा जाता है, नाथों में जाने से वो मत्स्येंद्र नाथ हो गए। ठीक है ना, और गोरक्षपा जो थे वो गोरखनाथ थे। ठीक है ना, तो वो मीनप्पा के शिष्य थे, यानी मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे। तो ये गोरखनाथ जलंधर नाथ हो गया। ठीक है ना, ये सारे उसकी परंपरा में भी आते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के सिद्धों के भी, और उन्होंने अपनी परंपरा को बाद में अलग कर लिया था। तो सिद्ध और नाथ जो थे, सिर्फ वाम मार्ग नाथों ने नहीं अपनाया था, बाकी वो सभी की सभी जो प्रक्रिया थी सभी अपनाई थी नाथों ने, सिद्धों वाली ही। ठीक है ना, तो वो क्या लिखते हैं, वज्रयान संप्रदाय से माना है, उनके अनुसार सिद्ध देश के पूर्वी भाग में रहते थे, पूर्वी भाग में। ठीक है ना, पूर्वी भाग में रहते थे, बिहार से लेकर असम तक फैले थे, बिहार से लेकर असम तक। बच्चन सिंह भी यही कहते हैं कि बिहार से लेकर असम तक फैले हुए थे। शुक्ल ने इनकी संख्या 84 मानते हुए इनमें 3 महिलाओं को माना है, मणिभद्रपा, लक्ष्मीकारा और कलखलापा। ठीक है ना, मैंने 3 नाम भूल गया था मैं, मणिभद्रा, कलखलापा और लक्ष्मीकारा। मणिभद्रा, कलखलापा और लक्ष्मीकारा, ये 3 महिलाएं थी, याद रख लेना, मणिभद्रा, कलखलापा व लक्ष्मीकारा। शुक्ल के अनुसार वज्रयानियों की योग तंत्र साधनाओं में मध्य तथा स्त्रियों का, शुक्लानुसार वज्रयानियों की योग तंत्र साधनाओं में मध्य मतलब मदिरा तथा स्त्रियों का विशेषतः डोमिनी और रज्जकी आदि का अबाध सेवन एक आवश्यक अंग था। डोमिनी और रज्जकी आगे, जिसे वो शक्ति योगिनी महामुद्रा भी कहते हैं, शक्ति योगिनी महामुद्रा भी कहते हैं। डोमिनी रज्जकी का आदि का अबाध सेवन आवश्यक अंग था। वज्रयानी जो सिद्ध थे, सिद्धि प्राप्त करने के लिए किसी स्त्री का, वज्रयानी सिद्धि प्राप्त करने के लिए किसी स्त्री का, जिसे शक्ति योगिनी महामुद्रा कहते थे, योग या सेवन आवश्यक था, सिद्ध ऐसा मानते थे। यानी इन्होंने वाम मार्ग अपनाया था। वाम मार्ग से तात्पर्य है कि किसी भी वस्तु से मोह भंग करने के लिए उसका अत्यधिक सेवन किया जाए। ठीक है ना, और यह इनके भोग विलास का साधन बन गया था। वाम मार्ग जो था इनके भोग विलास का साधन बन गया था। आचार्य शुक्ल के अनुसार, ठीक है ना, नाथ साहित्य की बात करें तो आचार्य शुक्ल नाथों का आविर्भाव बताते हुए लिखते हैं कि गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल भी बौद्धों की यही वज्रयान शाखा है। 84 सिद्धों में गोरखनाथ, गोरक्षपा भी गिन लिए गए हैं, पर यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया। शुक्ल के अनुसार गोरख ने अपने पंथ का प्रचार देश के पश्चिमी भागों में राजपुताने और पंजाब में किया था, राजपुताने और पंजाब में किया था। जो जलंधर नाथ थे वो ही बालनाथ थे, और आचार्य शुक्ल कहते हैं कि पद्मावत में बालनाथ का टीला का वर्णन हुआ है। पंजाब में बालनाथ का जलंधर नाथ है, उन्होंने वहाँ जलंधर शहर भी बसाया था, इसका भी वर्णन आता है। और वहीं जलंधर नाथ को वहीं जाकर बालनाथ कहा गया था, और वहाँ बालनाथ का टीला भी है, इसका वर्णन जो है पद्मावत में भी आया है, ऐसा उन्होंने कहा है। तो कहाँ, पश्चिमी क्षेत्र था। पश्चिमी क्षेत्र की बात करें तो राजपुताना, राजस्थान और पंजाब जो है वो नाथों का क्षेत्र था। राजस्थान और पंजाब जो है वो नाथों का क्षेत्र था। और सिद्धों का क्षेत्र कौन सा था, असम से लेकर बिहार तक, बिहार से लेकर असम तक पूर्वी क्षेत्र जो था वो सिद्धों का था, और पश्चिमी क्षेत्र जो था वो नाथों का था।
ठीक है ना। सिद्ध जो थे 8वीं शताब्दी से माने जाते हैं और नाथ 9वीं शताब्दी से माने जाते हैं। जैन भी 8वीं से लेकर 13वीं शताब्दी तक माने जाते हैं, ध्यान रखना। नौ नाम गिनाए हैं आचार्य शुक्ल के अनुसार गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में नाथों के 9 नाम बताए हैं। नागार्जुन, जड़ भारत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ और मलयार्जुननाथ, ये 9 नाथ माने हैं गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में शुक्ल के अनुसार। नागार्जुन लिख लो चाहे, जड़ भारत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ, मलयार्जुननाथ। आचार्य शुक्ल के अनुसार इन जोगियों ने मतलब नाथों ने सदुकड़ी भाषा का सहारा लिया, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए हुए राजस्थानी था। भाषा की बात करें तो इन जोगियों ने सदुकड़ी भाषा का सहारा लिया, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए हुए राजस्थानी था। तो ये सिद्ध और नाथों के बारे में। फिर वो कुछ अच्छी बातें बताते हैं, वो भी देख लो कि नाथों और सिद्धों के बारे में मैं पहले बता चुका हूं आपको। नाथों सिद्धों के बारे में बता दिया। अब जो अन्य रचनाएं जो साहित्य से संबंधित है, उन रचनाओं में हेमचंद्र की रचना है। हेमचंद्र की रचना में वो किस भाषा की बात करते हैं? हेमचंद्र की रचना सिद्ध हेमचंद्र शब्द अनुशासन, सिद्ध हेमचंद्र शब्द अनुशासन, ठीक है ना। इस ग्रंथ में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश है। आचार्य शुक्ल के अनुसार सिद्ध हेम सोलंकी राजा सिद्धराज के आश्रय में रहते थे ना, इसलिए सिद्ध हेम। सोलंकी राजा सिद्धराज के आश्रय में रहते थे। इस ग्रंथ में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश। फिर सोमप्रभ सूरी का कुमारपाल प्रतिबोध है। यह गद्य पद्य में संस्कृत प्राकृत काव्य है। कुमारपाल प्रतिबोध जो है गद्य पद्य में संस्कृत प्राकृत काव्य है। यह ग्रंथ अधिकांशतः प्राकृत में ही है, बीच बीच में संस्कृत श्लोक और अपभ्रंश के दोहे रखे गए हैं। जैनाचार्य मेरुतिंग प्रबंध चिंतामणि, जिसकी रचना 1304 में हुई थी, संस्कृत ग्रंथ है। बीच बीच में संस्कृत के पद्य भी, कुछ दोहे राजा भोज के चाचा मुंज के हैं। मुंज के दोहे अपभ्रंश या पुरानी हिंदी के बहुत ही पुराने नमूने कहे जा सकते हैं। विद्याधर का पिंगल सूत्र है, यह सारंगधर पद्धति है। सारंगधर का वीरगाथा काल देश भाषा काव्य। इस वो कहते हैं कि वीर गीत के रूप में सबसे पुरानी पुस्तक बिसल देवरासु है। वीर गीत के रूप में सबसे पुरानी पुस्तक बिसल देवरासु है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल रासों से संबंधित भी यहाँ कुछ बात करते हैं। वो बात ये करते हैं कि ये ग्रंथ रासो कहलाते हैं। वीर काव्य से संबंधित जो ग्रंथ थे, ये ग्रंथ रासो कहलाते हैं। कुछ लोग इस शब्द का रहस्य बताते हैं, कुछ लोग इस शब्द का संबंध रहस्य से बताते हैं, रहस्य से। पर बिसल देव रासो में काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बार बार आया है। बिसल देव रासो में काव्य के अर्थ में रसायन शब्द जो है वो बार बार आया है। अतः हमारी समझ में इसी रसायन शब्द से होते होते रासो हो गया। तो वो रासो की उत्पत्ति किससे मानते हैं? रसायन शब्द से मानते हैं। किससे मानते हैं? रसायन शब्द से। इसके साथ साथ वो खुसरो की बात करते हैं, अमीर खुसरो की बात करते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि खुसरो की कृत पहेलियाँ और मुकरियाँ, उसमें क्या है? उक्ति विचित्रीय की प्रधानता है। शुक्ल के अनुसार खुसरो की हिंदी रचनाओं में 2 प्रकार की भाषा पाई जाती है। एक ठेठ खड़ी बोली बोलचाल, ठीक है ना, ठेठ खड़ी बोली बोलचाल जो पहेलियों मुकरियों और 2 सुकनों में है। ठेठ खड़ी बोली बोलचाल जो पहेलियों मुकरियों और 2 सुकनों में है। ब्रज या मुख प्रचलित काव्य भाषा गीतों और दोहों में है। अमीर खुसरो। आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। उसी प्रकार जैसे अंग्रेजों का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था। खुसरो का लक्ष्य जो था वो जनता का मनोरंजन था, पर कबीर का धर्मोपदेश। विद्यापति के बारे में भी लिखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जिस प्रकार हिंदी साहित्य बिसल देव पर अपना अधिकार रखता है, उसी प्रकार विद्यापति की पदावली पर भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि जिस प्रकार हिंदी साहित्य बिसल देव पर अपना अधिकार रखता है, उसी प्रकार विद्यापति की पदावली पर भी। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण है। इन पदों की रचना जयदेव के गीत काव्य के अनुकरण पर ही शायद की गई है, अनुकरण पर ही शायद की गई हो। इनका माधुर्य अद्भुत है।
विद्यापति शैव थे, उन्होंने इन पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से की है, भक्त के रूप में नहीं। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए। ठीक है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि मोटे हिसाब से वीर गाथा काल महाराजा हमीर के समय तक ही समझना चाहिए। मोटे काल में वीर गाथा काल हमीर के समय तक समझना चाहिए। अब इसके साथ साथ मैं नगेंद्र का और नगेंद्र के अनुसार दूसरी बताइए। अब नगेंद्र के अनुसार भी मैं आपको बता देता हूं कि नगेंद्र के अनुसार जो है अपभ्रंश की रचनाओं के ट्रिक की, नगेंद्र के अनुसार अपभ्रंश की रचनाएं कौन कौन सी है। हम क्या करते हैं कि अलग अलग तो याद कर लेते हैं, लेकिन ये जो भूल जाते हैं, तो नगेंद्र के अनुसार अपभ्रंश रचनाकार में रचनाएं, इसकी ट्रिक क्या है। स्वयंभू ने पुष्प और धन देकर, स्वयंभू ने पुष्प और धन देकर, स्वयंभू ने पुष्प और धन देकर स्वयंभू ने पुष्प और धन देकर अब्दुल नामक जिन खरीदा, अब्दुल नामक जिन खरीदा जो राम सिंह का था। स्वयंभू ने पुष्प और धन देकर अब्दुल नामक जिन खरीदा जो राम सिंह का था। अब स्वयंभू से स्वयंभू, पुष्प से पुष्पदंत, आप जानते हैं पुष्प से पुष्पदंत, धन से धनपाल, अब्दुल से अब्दुल रहमान, जिन से जिनदत्त सूरी, जो से जोइंदु या योगेंद्र मुनि, जोइंदु या योगेंद्र मुनि, राम सिंह से राम सिंह। अब इनकी रचनाएं कौन सी थी। स्वयंभू की तो स्वयंभू छंद आ जाता है, अणय कुमार चरियु आ जाता है और पौम चरियु आ जाता है। स्वयंभू की कौन कौन सी रचनाएं हैं। स्वयंभू छंद, वो भी बता दूं आपको कौन कौन सी रचनाएं हैं इनकी। एक है स्वयंभू छंद, दूसरी है पौम चरियु और तीसरी है अणय कुमार चरियु। पुष्पदंत की महापुराण, पुष्पदंत की है महापुराण। ठीक है ना। इसको दो भागों में बांटा गया, उत्तर आदि पुराण और उत्तर पुराण नाम से भी बांटा गया। धनपाल की रचना क्या थी। धनपाल की रचना का नाम है भविष्यत कहा। धनपाल की रचना का नाम है
भविष्यत का। किसकी रचना का नाम? धनपाल की। और अब्दुल रहमान की रचना का नाम भी आप जानते हैं। अब्दुल रहमान की रचना का नाम क्या है? संदेश रासक। ठीक है ना। राम सिंह की रचना का नाम पाहुड़ दोहा। और जोइंदू योगेंद्र मुनि की जिंदत सूरी की, योगेंद्र मुनि की है योगसार और परमात्म प्रकाश। योगसार और परमात्म प्रकाश। जिंदत सूरी की रचना है, जिंदत सूरी की रचना कौन सी है देख लेते हैं, दिमाग से निकल गया। उपदेश रसायन रास। ठीक है ना, उपदेश रसायन रास जिंदत सूरी की है। उपदेश रसायन रास। तो ये है किसकी? डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार अपभ्रंश की रचनाएं। चाहे तो आप इनको याद कर सकते हैं। ठीक है ना। अब चलते हैं, हम वापस आते हैं। ठीक है ना, ये है आदिकाल। अब आदिकाल को पढ़ते हैं। आदिकाल से संबंधित अन्य जो बातें हैं वो भी करेंगे। उसके बाद हम आदिकाल की विशेषताएं भी करेंगे। ठीक है ना, उसके बाद हम आदिकाल की विशेषताएं या प्रवृत्तियां करेंगे। तो हिंदी साहित्य का आरंभ जहां से होता है वहां से लेकर भक्ति काल तक के काल को प्राय साहित्यकारों ने आदिकाल नाम दिया है। कोई समस्या नहीं है, सिंपल सी बात है। आदिकाल नाम व काल विवादों का काल रहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं। कौन लिखते हैं? आप सभी के प्रिय, हम सभी के प्रिय हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं। क्या लिखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी? हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि शायद ही भारतवर्ष के साहित्य के इतिहास में, शायद ही भारतवर्ष के साहित्य के इतिहास में इतने विरोधी और स्वतोव्याघातों का युग कभी आया हो। स्वतोव्याघातों का युग कभी आया होगा। इतने विरोधी और स्वतोव्याघातों का युग कभी आया होगा। आचार्य शुक्ल लिखते हैं। आचार्य शुक्ल क्या लिखते हैं? आदिकाल के इस दीर्घ परंपरा के बीच प्रथम 150 वर्षों के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता है। आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच प्रथम 150 वर्षों के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता है। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती है। धर्म, नीति, श्रृंगार बहुत ही अलग है, बहुत ही नया है, बहुत ही मोस्ट है। फिर आचार्य शुक्ल लिखते हैं। हम सब के प्रिय आचार्य शुक्ल। प्रिय तो क्या है? मार रखे हैं तो आचार्य शुक्ल तो भैया। ठीक है ना। प्राकृत की अब कंडीशन ये है कि परीक्षा में कोई भी कथन आया है, अब समझ में ये नहीं आता कि शुक्ल करें कि ना करें, शुक्ल करें कि ना करें। शुक्ल किया तो भी मरे, शुक्ल न किया तो भी मरे। ठीक है ना। तो डर रहता है कि ये सोचते हैं कि नहीं सारे कथन काहे के शुक्ल के होंगे, कुछ तो दूसरे के हो सकते हैं। किसी दूसरे का नाम ले लेते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ले लेते हैं, बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी है, गणपति चंद्रगुप्त है, डॉक्टर नगेंद्र है, कोई हो सकता है, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय है। ठीक है ना, रामकुमार वर्मा है। लेकिन जब कर देते हैं किसी और को कर देते हैं तो पता चलता है शुक्ल ही है। और शुक्ल को न करें तो लगता है शुक्ल को नहीं किया तो सही कैसे होगा, क्योंकि कथन तो अधिकतर शुक्ल से पूछे जाते हैं। ठीक है। आचार्य शुक्ल प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आरंभ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ कहां से माना है? बड़ा कह रहे थे ना कि सर जितनी बड़ी लंबी क्लास ले लेना, जितनी बड़ी लंबी क्लास, जितना चाहो उतनी लंबी क्लास ले लेना। तो ले लिया भैया लंबी क्लास, अब भुगतो। ठीक है ना। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। ठीक है ना। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था। पहले हिंदी साहित्य के आरंभ से पहले, हिंदी साहित्य का आरंभ तो कहां से माना जाता है? प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था है, क्योंकि संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवट, अवट से हिंदी। ठीक है ना। तो
उस समय जैसे गाथा, प्राकृत में क्या था, गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से, दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है। अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता है। अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता हमें तांत्रिक, सिद्ध और योगमार्गी बौद्धों, योगमार्गी बौद्धों मतलब नाथ, सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। मुंज और भोज के समय 993 ईस्वी के लगभग, 993 ईस्वी के लगभग में तो ऐसी अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य काव्य रचनाओं में भी पाया जाता है। अतः हिंदी साहित्य का आदिकाल 1050 है, ये ईस्वी नहीं है, संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक, विक्रमी संवत 1375 तक, अर्थात महाराजा भोज के समय से, आदिकाल की समय सीमा क्या मानी है, महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय तक, महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय तक लिखा है ना कि आदिकाल का जो समाप्ति है वो हमीर तक ही मानी जानी चाहिए। ऐसा मैं अभी पढ़ कर गया था, आपको बताया भी था, क्योंकि सबसे अंत में मैंने इसमें यही लिखा है, ठीक है ना। क्या लिखा है, मोटे हिसाब से वीरगाथा काल महाराजा हमीर के समय तक ही समझना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या लिखते हैं कि मोटे हिसाब से वीरगाथा काल महाराजा हमीर के समय तक ही समझना चाहिए। क्या है डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, क्या कहते हैं डॉक्टर नगेंद्र, ये भी देख लेते हैं डॉक्टर नगेंद्र क्या कह रहे हैं आपको। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुलेरी जी के लेख के आधार पर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, अब नगेंद्र गुलेरी जी, पहले शुक्ल जी खुद ही बोलने लग रहा, अब नगेंद्र जी ने शुक्ल जी के बारे में कहना शुरू कर दिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुलेरी जी के लेख के आधार पर अपने इतिहास में आदिकाल के अंतर्गत उत्तर अपभ्रंश, क्या है, उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को यह मानते हुए स्थान दिया है कि उनके आधार पर उस काल की कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती। राहुल सांकरत्यान ने भी उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को हिंदी की रचनाएं माना है। हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविताएं लेख में, हिंदी के प्राचीन कवि और कविताएं, ये लेख किसका है, हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविताएं किसका है लेख, ये है राहुल सांकरत्यायन का। हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविताएं, उन्होंने हिंदी कविता का आदि रूप नालंदा और विक्रमशिला के सिद्धों द्वारा बौद्ध धर्म वज्रयान तत्व के प्रचार की भाषा में सिद्ध किया है। इसी प्रकार डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भी हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में गुलेरी जी और राहुल जी के मतों को स्वीकार करते हुए उत्तर अपभ्रंश के कवियों को स्थान दिया है। अब देखो कौन कौन आ गया, गुलेरी जी ने भी, शुक्ल ने भी उत्तर अपभ्रंश के कवियों को अपने हिंदी साहित्य में स्थान दिया है, उत्तर अपभ्रंश के कवियों को अपने साहित्य में स्थान दिया है। और उसके बाद किसका नंबर आता है, राहुल सांकरत्यायन। राहुल सांकरत्यायन ने भी उत्तर अपभ्रंश के कवियों को अपने काव्य में स्थान दिया है। उसके बाद डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भी उत्तर अपभ्रंश के कवियों को स्थान दिया है। ये इतनी बातें यहां पर आ गई है। शुक्ल जी के साथ साथ कुछ कुछ सहमत होते हुए भी डॉक्टर श्याम सुंदर दास, कौन, डॉक्टर श्याम सुंदर दास तथा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी अपभ्रंश काव्य का विवेचन आदिकाल के भीतर करते हैं। शुक्ल जी के साथ साथ कुछ कुछ सहमत होते हुए भी डॉक्टर श्याम सुंदर दास तथा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी अपभ्रंश काव्य का विवेचन आदिकाल के भीतर करते हैं। द्विवेदी जी ने अपभ्रंश और हिंदी के संबंध में यह व्यक्त किया है, द्विवेदी जी ने। अब द्विवेदी जी क्या कहते हैं, बाकी सबके बारे में पढ़ लिया, इतने मत कोई नहीं लेके आने वाला भैया। इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, 1000 से 14वीं शताब्दी, इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी तक का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश ही
बढ़ा है। इसी अपभ्रंश के बढ़ाव को कुछ लोग उत्तरकालीन अपभ्रंश कहते हैं और कुछ लोग पुरानी हिंदी, ठीक है ना। इसी अपभ्रंश के बढ़ाव को कुछ लोग उत्तरकालीन अपभ्रंश कहते हैं और कुछ लोग पुरानी हिंदी कहते हैं। 12वीं शताब्दी तक निश्चित रूप से अपभ्रंश भाषा ही पुरानी हिंदी के रूप में चलती थी। 12वीं शताब्दी तक तो अपभ्रंश भाषा ही पुरानी हिंदी के रूप में चलती थी, यद्यपि उसमें नए तत्सम शब्दों का आगमन शुरू हो गया था। इस प्रकार वे अपभ्रंश को हिंदी से अलग रखना चाहते हैं। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वे अपभ्रंश को हिंदी से अलग रखना चाहते हैं, फिर भी उन्होंने अपभ्रंश के उत्तरकालीन साहित्य को आदिकाल की सामग्री मानकर उसका विवेचन किया है। यही बात जो है बच्चन सिंह ने कही थी शुरुआत में। अपभ्रंश काल का 3 भागों में विभाजन किया था, तो बच्चन सिंह ने भी हजारी प्रसाद द्विवेदी के संबंध में यही बात कही थी। डॉक्टर नगेंद्र भी यही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार अपभ्रंश को हिंदी साहित्य से अलग रखना चाहते हैं, फिर भी उन्होंने अपभ्रंश के उत्तरकालीन साहित्य को आदिकाल की सामग्री मानकर उसका विवेचन किया है। उनके वक्तव्य से यह सिद्ध हो जाता है कि उत्तर अपभ्रंश हिंदी का ही आरंभिक रूप है। उत्तर अपभ्रंश हिंदी का ही आरंभिक रूप है। अतः हिंदी साहित्य के आदिकाल की सामग्री में उत्तर अपभ्रंश की सभी रचनाएं आ जाती हैं, ठीक है। उन्हें हिंदी साहित्य से निकालकर अपभ्रंश के साहित्य में स्थान देना या अवट का नया इतिहास खड़ा करना उचित नहीं है, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं कि हिंदी साहित्य किसमें, हिंदी साहित्य के आदिकाल की सामग्री में उत्तर अपभ्रंश, उत्तर अपभ्रंश की सभी रचनाएं आ जाती है। उन्हें हिंदी साहित्य से निकालकर अपभ्रंश के साहित्य में उत्तर अपभ्रंश की रचनाएं जो हिंदी में आती है उन्हें हिंदी से निकालकर वापस अपभ्रंश में भेजना या अवहट का, क्योंकि जो उत्तर अपभ्रंश थी उसे कुछ लोगों ने पुरानी हिंदी कहा है, कुछ लोगों ने अवहट कहा है, तो उत्तर अपभ्रंश का या अवहट का नया इतिहास खड़ा करना उचित नहीं है। इस दृष्टि से सिद्धों की रचनाओं से ही हिंदी साहित्य का आरंभ मानना युक्ति संगत होगा। ये कौन कह रहे हैं, डॉक्टर नगेंद्र कह रहे हैं कि इस दृष्टि से सिद्धों की रचनाओं से ही हिंदी साहित्य का आरंभ माना जा सकता है। सिद्धों की वस्तु दृष्टि जिस धार्मिक चेतना पर आधारित है उसका सीधा संबंध नाथ साहित्य से होता हुआ, सिद्धों की वस्तु दृष्टि जिस धार्मिक चेतना पर आधारित है, ठीक है ना, सिद्धों की जो धार्मिक दृष्टि थी, जो ऑल ओवर दृष्टि थी, उसका सीधा संबंध किससे था, नाथ साहित्य से होता हुआ हिंदी के भक्तिकालीन कवियों से जुड़ता है। अगर हम सिद्ध नाथ साहित्य को हिंदी साहित्य से हटाकर अपभ्रंश साहित्य में रख दें, यदि हम सिद्ध नाथ साहित्य को हिंदी साहित्य से हटाकर अपभ्रंश साहित्य में रख दें तो फिर हिंदी का समस्त भक्ति साहित्य जड़ और तने से कटे वृक्ष की तरह निराधार हो जाएगा, जड़ और तने से कटे वृक्ष के समान निराधार हो जाएगा। अतः भाषा के विकास की आरंभिक स्थिति तथा उत्तरवर्ती धार्मिक चेतना के मूल रूप को ध्यान में रखकर सिद्ध साहित्य से ही हिंदी साहित्य का आरंभ मानना पूर्णतः युक्ति संगत है। साथ ही यह भी आवश्यक है कि उसके समानांतर लिखे गए साहित्यिक अपभ्रंश के ग्रंथों से उसे सावधानी पूर्वक पृथक रखना जाए, ठीक है ना। ये क्या कह रहे हैं, नगेंद्र ने यहाँ वही बात कही है। नगेंद्र जैसे शुक्ल ने कहा था वैसे ही नगेंद्र भी वही चाल जो है नगेंद्र चल रही है। नगेंद्र क्या कह रहे हैं कि सिद्ध साहित्य से हिंदी साहित्य का आरंभ मानना पूर्णतः युक्ति संगत है। सिद्ध साहित्य से हिंदी साहित्य का आरंभ मानना पूर्णतः युक्ति संगत है, सही है। सिद्धों से हिंदी साहित्य का आरंभ मानिए, लेकिन साथ ही यह भी आवश्यक है कि उसके समानांतर, उसके साथ साथ ही जब उत्तर अपभ्रंश में रचनाएं लिखी जा रही थी, जब अवहट में रचनाएं लिखी जा रही थी, जब पुरानी हिंदी में रचनाएं लिखी जा रही थी जो हिंदी के निकट थी, जिन्हें हम हिंदी साहित्य में स्थान देना चाहते हैं, उसी समय अपभ्रंश के ग्रंथों की रचना भी हो रही थी जो पूरी तरह से अपभ्रंश के थे, उत्तर अपभ्रंश के नहीं थे, क्योंकि उत्तर अपभ्रंश हिंदी के निकट थी इसलिए उसको हिंदी में स्थान दिया, लेकिन वो रचनाएं अपभ्रंश की रचनाएं थी पूरी तरह से। उसे सावधानी पूर्वक
पृथक रखा जाए, उनको अलग रखना है। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि उनको अलग रखना है, क्योंकि कई विद्वानों ने दोनों को एक मानने की भूल की है। तो यहां किन रचनाओं को डॉक्टर नगेंद्र अलग करने की बात कर रहे हैं? यहां किन रचनाओं को डॉक्टर नगेंद्र अलग करने की बात कर रहे हैं? अपभ्रंश के किस किस कवियों को अलग करने की बात कर रहे हैं? तो यहां जो है हमारी वो ट्रिक काम आती है। कौन सी ट्रिक काम आती है? वो है कि स्वयंभू ने पुष्प और धन देकर, स्वयंभू ने पुष्प और धन देकर, ठीक है ना, स्वयंभू ने पुष्प और धन देकर अब्दुल नामक जिन, ठीक है ना, क्या नाम था, स्वयंभू ने पुष्प और धन देकर अब्दुल नामक जिन प्राप्त किया जो राम सिंह का था। पुष्प, स्वयंभू ने पुष्प और धन देकर, स्वयंभू ने पुष्प और धन देकर अब्दुल नामक जिन प्राप्त किया जो राम सिंह का था। ये जो ट्रिक यहां काम करती है अपभ्रंश के कवियों की। आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां, आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां अब हम पढ़ेंगे आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां। तो ये मुझे लग रहा है क्लास काफ़ी लंबी हो गई है, इसे हम दूसरी क्लास में पढ़ेंगे आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां। वो क्लास अपनी छोटी रहेगी, उसमें हम केवल आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां ही पढ़ेंगे। तो अगर ये क्लास पसंद आई है तो शेयर अवश्य करना और मैसेज जरूर लिखना। बहुत मेहनत की है मैंने, ठीक है ना, एक छोटी सी क्लास के लिए। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।